सॉरी जनाब चेयरमैन, मैं वज़ीर ख़ज़ाना से कुछ इनपुट ले रहा था बजट के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब चेयरमैन, बजट हमेशा से अल्फाज का एक गोरखधंधा ही होता है, एदाद व शुमार का एक खेल होता है, एक जादू नगरी होती है। और सच्ची बात यह है कि मेरी समझ से और मेरी फ़हम से ये बड़ी मावरा चीज़ें होती हैं, मैं नहीं समझ पाता। अभी मैंने उधर से कुछ तकारीर सुनी। कल मोहतरमा सानिया निश्तर साहिबा ने बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत एदाद व शुमार से सजी हुई तकरीर की। आज भी मेरे दोस्तों ने अभी मोहसिन अजीज़ साहब बोल रहे थे, एदाद व शुमार का हवाला दे रहे थे। लेकिन मैं, आप सच्ची बात है, मैं ये समझता हूँ कि अगर यही बजट होता बिल्कुल ए टू ज़ी, अलिफ से ये तक, और ये बजट सानिया निश्तर साहिबा ने पेश किया होता तो वो वही कुछ कह रही होती जो हम कह रहे हैं। और अगर हम उधर बैठे होते आज तो इस बजट पे वही कुछ कह रहे होते जो वो कह रहे हैं। लिहाजा ना हमारे कहने की कोई अहमियत है, ना उनके कहने की कोई अहमियत है। हम अपनी अपनी भड़ास निकाल देते हैं और बजट जो है सो है। हम अपनी अपनी ऐनक से देखते हैं। हम कहते हैं जी कि मुश्किल तरीन हालात के अंदर, जो बजा तौर पे हम कहते हैं, और इसको तस्लीम करना चाहिए हमारे दोस्तों को कि मुश्किल तरीन हालात के अंदर, उन हालात के अंदर जो वो छोड़ गए, उन हालात के अंदर जो वो जवाल, और वो कहते हैं ना जी कि हमने तो यहाँ छोड़ा था, ये यहाँ आ गए हैं। जनाब चेयरमैन, होता यह है कि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो आप बड़ा संभल संभल के चलते हैं, एक एक इंच करके आगे बढ़ते हैं, और जब लुढ़कते हैं ना ऊपर से तो फिर आपको उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक आप गहरी खाई में गिर नहीं चुकते। तो हम गहरी खाई में इसलिए जा रहे हैं कि ये लुढ़कने का अमल 4 साल पहले शुरू हो गया था, और ये लुढ़कने का अमल मैं समझता हूं कि इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। ये सेनेटर साहब, एक मिनट, कुछ मेहमान आए हैं। मोहम्मद अकरम साहब हैं, इमरान साहब हैं, मोहम्मद शरीफ साहब हैं, हमारे बलूचिस्तान से आए हैं। आपको वेलकम करते हैं हाउस में। जी, मेहमानों को बहुत वेलकम करते हैं जी। मैं ये समझता हूँ चेयरमैन साहब कि मेरे सादा से अल्फाज के अंदर जो एक आम फहम आदमी के लिए, मैं एक टीचर भी रहा हूँ, और अगर मैं बच्चों को बताना चाहूँ कि बजट क्या होता है, टीचर ही होता है, प्रोफेसर भी, तो सीधी सी बात यह है जी कि मेरी आमदनी कितनी है, मेरे अखराजात कितने हैं, मेरी ज़रूरियात क्या हैं और तरजीहात क्या हैं, तीसरी बात। चौथी बात ये कि मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अगर वो ज़्यादा हैं मेरी आमदनी से, तो वो मैं कहाँ से पूरा करूँगा। और आखिरी बात यह है कि अगर मैंने मांगे तांगे से अपना ख़र्चा चलाना है, दाल रोटी करनी है, तो मैं क्या हिकमत अमली अपनाऊँ कि मैं इस मांगे तांगे से निकलूँ और आगे बढ़ूँ। और ये है सारा बजट का फ़लसफ़ा जो है, और इसी फ़लसफ़े के ऊपर हर हुकूमत अपना बजट तैयार करती है। मैं नहीं समझता PTI वालों ने भी जब बजट तैयार किया होगा तो हर हुकूमत की तरह उन्होंने भी यही सोचा होगा कि हम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। मैं कोई ताना नहीं देना चाहता उनको, हमने भी यही सोचा है। लेकिन उनके इक़दामात के नताइज क्या निकले। अभी मोहसिन साहब ने कहा जी कि टैक्स टू GDP रेशो जो है वो पता नहीं 8 पे चली गई है, ये 5.6 पे छोड़ के गए थे, और हमारे दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, ये 12+ थी। तो ये लुढ़कने का अमल जो है, इसे हम रोक नहीं सकते। हम उसे आहिस्ता कर सकते हैं, उसको हाथ दे के रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुस्तकिलन नहीं रोक सकते। और इसी तरह ये जो बजट होता है सर, ये कोई हवा में तख्लीक होने वाली चीज़ नहीं है। ये ऐसा पौधा नहीं है जो हवा में उगता है। इसके लिए एक ख़ास किस्म का माहौल चाहिए,
इकानमी जो होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मईशत को एक ख़ास तरह का माहौल चाहिए, ख़ास तरह की आबो हवा चाहिए, ख़ास तरह की फ़ज़ा चाहिए, ख़ास तरह की इन्वायरमेंट्स चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं दे रहे और कहते हैं जी कि बजट क्यों नहीं अच्छा लेके आ रहे हो तुम, अवाम की फलाह बहबूद क्यों नहीं कर रहे हो तुम तालीम के लिए क्यों पैसा नहीं ला रहे हो, और आप कर क्या रहे होते हैं? यानी जो इस इकानमी के लिए आबो हवा चाहिए चेयरमैन साहब, वो आबो हवा क्या धरनों से आएगी? क्या धरना देने से मईशत तरक्की करेगी? क्या जलसे करने से मईशत तरक्की करेगी? क्या जुलूस निकालने से मईशत तरक्की करेगी? क्या लॉन्ग मार्च करने से? क्या कोर कमांडर हाउस जलाने से? कहाँ से आएगी सरमायाकारी जब आप हर दूसरे रोज़ रास्ता रोक के सड़क ब्लॉक करके बैठे होते हैं, जब हर तीसरे रोज़ आपका एक लॉन्ग मार्च चल रहा होता है? फिर आप कहते हैं जी सरमायाकारी नहीं आ रही, फिर आप कहते हैं जी कि मुल्क की इकानमी का पहिया रुक गया है। पहिया तो आप नहीं चलने देते, पहिया आपने, जनाब चेयरमैन, एक किरदार होता है, अपोजिशन लीडर का भी होता है और अपोजिशन जमातों का भी होता है। हम भी अपोजिशन में रहे हैं, नवाज शरीफ अपोजिशन में रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपोजिशन में रही हैं, खुर्शीद शाह अपोजिशन में रहे हैं। क्या उनका रोल यही था? आपकी हुकूमत गिरी जनाब चेयरमैन, आपकी तवज्जो चाहिए। आपकी हुकूमत गिरती है और आप बाहर चले जाते हैं। आपका एक किरदार नहीं है बतौर अपोजिशन। आज आप तजवीज़ देते हैं जी कि मीसाके मईशत होना चाहिए। कौन सा मीसाके मईशत होना चाहिए? ये बातें अभी कोई 1 महीना पहले से कैसे याद आ गई? आपके आपसे से क्यों मिट गई थी? हम जब कहते थे कि मईशत पे आओ, बात करो, आज भी आप जब कहते हो ना मीसाके मईशत होना चाहिए, तो आप ये नहीं कहते कि हम वज़ीर आज़म से मिलेंगे, ये नहीं कहते कि इसाक डार से मिलेंगे, कहते हैं हम आर्मी चीफ से मिलेंगे। मईशत वो बना रहे हैं। मईशत इस तरह नहीं बनती। मईशत बनती है मिल बैठ के। आप यहाँ बैठे होते, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होते, आपकी आवाज़ होती, आप हमारी इस्लाह कर रहे होते, और ये थिन रेजर्स मेजॉरिटी जो है हमारी 2 या 3 वोटों की होती, हमें तो लाले पड़े होते इस बजट को पास कराने के भी। आपने वो रास्ता छोड़ा, आपने एक दूसरा रास्ता चुना। अब उस रास्ते के चुनने के असरात व नताइज हम पे नहीं आए हैं, वो इस मईशत पे भी आए हैं, वो आम आदमी पे भी आए हैं, वो गरीब आदमी पे भी आए हैं। आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कल फरमाया कि जी 10 करोड़ इंसान जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये 10 करोड़ इंसान क्या अप्रैल 2022 में गए हैं? उससे पहले पूरे 25 करोड़ जो थे वो खुशियों से निहाल थे। कोई गुर्बत की लकीर के नीचे नहीं था, कोई भूखा नंगा नहीं था, किसी के बच्चे बग़ैर फीस के नहीं थे, किसी के बच्चे बग़ैर दवाई के नहीं थे। क्यों ऐसा रेटरिक करते हैं? क्यों इस तरह की बातें करते हैं जो हकीकत से दूर दूर का भी ताल्लुक़ वास्ता नहीं रखते? जनाब चेयरमैन, मैं दिल आज़ारी की बात बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं एहतराम करता हूँ जो भी सियासत के अंदर हैं और सियासत के मैदान के खिलाड़ी हैं, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। उनकी एक राय है, उनका एक नुक्ता नज़र है, लेकिन हक़ाइक़ को नहीं जुटलाना चाहिए। हक़ाइक़ जो हैं, आप मुआवजा करते हैं, हमें कहते हैं जी कि 2022 में हमने ये किया, तो अब आप कहाँ आ गए? मैंने लुढ़कने की मिसाल दी है, हम नीचे आए होंगे और हम शायद और नीचे चले जाएं, इसलिए कि धक्का देने का अमल शुरू हो गया है। आप अगर मुआवजा करना चाहते हैं तो 2017 से करें। कौन सा पाकिस्तान आपको मिला था? जीडीपी कितना था? डॉलर का रेट कितना था? महंगाई पूरे 5 साल नवाज शरीफ के दौर में 3% से ऊपर नहीं गई। आप आज कहते हैं जी 35 है, तो 35 है। आप कहाँ छोड़ के गए हैं? 22 पे तो आप छोड़ के गए हैं ना। आप हमें ये कहते हैं जी कि 22 से आप 35 पे आ गए, हमें ये नहीं बताते कि 3 से 22 पे आप कैसे आ गए। तो ये उनका भी कसूर नहीं है, शायद हमारा भी कसूर नहीं है। हमागीर हम जवाल का शिकार हैं। माने कि एक हमागीर जवाल है और वो बरसों पे मुहीत है, उसके बहुत से असबाब हैं, बहुत से मुहर्रिकात हैं, और जब तक हम उन असबाब व मुहर्रिकात पे खुशदिली के साथ और कुशादा दिली के साथ गौर नहीं करेंगे और ब्लेम गेम में पड़े रहेंगे, वो हमारा गिरेबान पकड़ते रहेंगे, हम उनका गिरेबान पकड़ते रहेंगे, ऐसे नहीं होगा।
اور پھر معیشت ایک بڑی نازک چیز ہوتی ہے سر، معیشت بہت نازک چیز، یہ ایک کونپل ہے جو جیسا میں نے عرض کیا ایک خاص ماحول میں پھوٹتی ہے. اگر ادھر سے ایک آندھی چل رہی ہو اور ادھر سے ایک طوفان آ رہا ہو اور ادھر سے ایک سونامی آ رہا ہو اور بیچ میں یہ پودا ہم اگانے کی کوشش کریں، نہیں اگے گا. کوئی اسحاق ڈار کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مسیحا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا افلاطون کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ اس ملک کو سکون نہیں دیتے، جب تک خواب دیکھنے کے لیے بھی نیند ضروری ہے، جب تک آپ اس ملک کو خواب دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے، جب تک آپ اس ملک کو سکون نہیں دیتے، سیاسی استحکام نہیں دیتے، امن نہیں دیتے، اس وقت تک یہ توقع مت رکھیں کہ سرمایہ کار دوڑے دوڑے آئیں گے. اس وقت توقع مت رکھیں کہ یہاں انڈسٹری لگے گی. اس وقت توقع مت رکھیں کہ یہ بے روزگاری دور ہو جائے گی. مت توقع رکھیں کہ روزگار مل جائے گا سب کو. تو یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو ہمیں دیکھنا چاہیے. کل ولید اقبال صاحب نے کہا کہ ایک شعر پڑھا، جناب چیئرمین شاید آپ ہاؤس میں تھے یا نہیں تھے، کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اشارہ ان کا ان ملازمین کی طرف تھا کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے. ان ملازمین کے اوپر کوئی قیامت ٹوٹی ہے ہمارے آنے کے بعد؟ اور اگر نہیں ٹوٹی، یہ وہی ملازمین ہیں اور وہی زندگی گزار رہے ہیں جو آپ کے دور میں گزار رہے تھے، تو اس وقت یہ زندگی طوفان کیوں نہیں تھی؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے راتوں رات اپنی اینک بدل لیتے ہیں، اپنا شیشہ بدل لیتے ہیں، اپنا نقطۂ نظر بدل لیتے ہیں. اپنی خامیاں کمزوریاں ہماری ہیں. ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے کوئی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، شہد کی نہریں بہا دی ہیں، عوام کے مسائل حل کر دیے ہیں. نہیں کیے ہم کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ملک کے مسائل ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ہماری آمدنی اتنی ہوگی کہ ہم بمشکل اس کا سود ادا کر سکیں گے، اور اس سال تو یہ ہے کہ ہماری آمدنی سود سے بھی کم ہے، تو یہ عذاب اب تو نہیں آیا نا. یہ قرضے اگر 70 سالوں کے برابر قرضے آپ 4 سالوں میں لے کے چلے جائیں گے تو سود تو میں نے دینا ہے نا، سود تو میں نے دینا ہے. اور وہ سود دیتے ہوئے اگر میری آمدنی پوری نہیں ہوتی تو میں کہاں جاؤں؟ IMF کے راستے آپ لوگوں نے بند کر دیے ہیں. نواز شریف کے دور میں پورے پاکستان کی تاریخ میں واحد IMF پروگرام تھا جو کمپلیٹ ہوا، واحد پروگرام ہے. اور جس کے بعد اس نے کہا کہ تھینک یو IMF، بائی بائی IMF. پھر ہم IMF لے کے آئے اور پھر کوششیں یہ کی کہ IMF اگر ہم چلے گئے ہیں تو IMF نہ آئے. وہ IMF کا راستہ روکنے کے لیے ہم نے ٹیلی فون کالز کی، ہم نے لابنگ فرمز ہائر کی، ہم نے دنیا بھر میں پتہ نہیں کیا کہا. آج بھی ہمارے لیے سب سے بڑی آرزو یہ ہے ہمارے کچھ دوستوں کی کہ پاکستان کو IMF پروگرام نہ ملے. تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں ہمیں اپنے کردار و عمل کا بھی جائزہ لینا چاہیے. پھر شہزاد سلیم میرے شاگرد رہے ہیں اور بڑا ہونہار شاگرد رہے ہیں اور میرے دل میں بڑی عزت ہے. اور شہادت آوان صاحب بھی پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی کسی زمانے میں میرے کالج کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. تو شہزاد سلیم نے کہا کہ تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں افسرشاہی کو ہم نے زیادہ سہولتیں فراہم کر دیں، زیادہ پیسہ دے دیا. ان کا خیال یہ ہے اور ٹھیک خیال ہے کہ جب آپ 30% غریب کا بڑھاتے ہو، جس کی تنخواہ 10,000 ہے تو اس کے تو 300 بڑھیں گے زیادہ سے زیادہ، اور جس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے اس کے 3,000 بڑھ جائیں گے. ریشو اگرچہ وہی ہوگی، لیکن ہم نے پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ 17 تک 35 رکھا ہے اور اوپر کم کیا ہے. اس چیز کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا، اور اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا کہ مشکل حالات کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا خیال رکھا گیا ہے. کس طرح خیال رکھا جائے گا، کہاں سے پیسے آ جائیں گے. جو شکوک و شبہات آپ ظاہر کر رہے ہیں وہ جینون ہوں گے، آپ دل سے یہ باتیں سوچ رہے ہوں گے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. لیکن پھر کہا گیا کہ جی یہ حکومت فارن فنڈنگ پہ چل رہی ہے اور فارن فنڈنگ کی طرف دیکھتی رہتی ہے. اور فارن فنڈنگ کا لفظ تو ہم نے سنا ہی ان کے حوالے سے تھا، اس سے پہلے تو ہم نے سنا ہی نہیں تھا کہ فارن فنڈنگ کیا ہوتی ہے. بھائی آپ کے دور میں جو حکومت، جو آپ نے 70 سال کے برابر قرضے لیے، وہ فارن فنڈنگ نہیں تھی، وہ کوئی اپنے گھر کی تجوری سے ہم نے نکالے تھے. وہ بھی تو باہر سے آئے تھے نا، وہ فارن فنڈنگ نہیں تھی. پارٹی بھی آپ کی فارن فنڈنگ سے چل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں جی کہ یہ فارن فنڈنگ کے عادی ہو گئے ہیں.
हम तो आदी इसलिए हैं कि हमारे पास नहीं है पैसा। आप भी माने आपके पास पैसा नहीं था, आपने उतने कर्जे लिए जितने 70 सालों में लिए गए, आपकी मजबूरी थी, आपने खुशी से थोड़े लिए होंगे। और हम अगर ले रहे हैं तो हम भी खुशी से नहीं ले, ना हम आपको ताना देते हैं, ना आप सीना तान के हमें ताना दें। वो आपकी मुश्किलात थी, ये हमारी मुश्किलात है। फिर हमें कहा गया जी कि डेमोक्रेसी की दुआई दी उन्होंने, मेरे शागिर्द अजीज़ ने। जनाब चेयरमैन, में एक चैलेंज आज इस हाउस के सामने बड़े अदब व एहतराम के साथ करना चाहता हूँ कि गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का रुख करें और देखें कि किस जमात ने, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टी, किस जमात ने सबसे ज़्यादा इस्तीफ़े ऐवानों से देने का रिकॉर्ड कायम किया, किस जमात ने सबसे ज़्यादा असम्बलियाँ तोड़ी। ये दो चीज़ें चेक कर लें, फिर हमें जमहूरियत से इनहराफ का ताना दें। भाई आप तो हाउस में बैठते नहीं, मुझे खुशी होती है कि हमारे दोस्त यहाँ आके बैठते हैं, अपना नुक्ता नज़र देते हैं, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, चाहे वो तल्ख बातें करें, वो शीरी बातें करें, वो अपोजिशन है, उनका हक है, उनका इस्तेकाक है, हमें उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं बैठते, देखें थिन रेजर मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ जनाब चेयरमैन, आप कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होते अगर वहाँ कौमी असम्बली के अंदर, तो आए दिन खामोशी के साथ इस तरह के कानून पास होते, आप मुसीबत डाल के रख देते हुकूमत को। और आज वहाँ पे राजा रियाज साहब ना खड़े होते, आप खड़े होते, और आपका खड़ा होना राजा रियाज के खड़े होने से क्या मानी रखता है, ये आपको खुद भी मालूम होना चाहिए, आपकी जमात को भी मालूम होना चाहिए। आज हम ना लगा सकते राजा रियाज साहब से पूछ के कि नैब का चेयरमैन, आपसे हमें पूछना पड़ता। हम ना 2 मेंबर लगा सकते इलेक्शन कमीशन के, हमें आपसे पूछना पड़ता। हम जजों की तकर्री के बारे में आपसे पूछते। हम आगे जब असम्बली की मियाद ख़त्म होती और इलेक्शन की नौबत आती, तो हम आपसे पूछते कि जनाब वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए। आपकी तीन जगहों पे हुकूमतें होती, आपकी हुकूमत 2 जगहों पे तो आपने तोड़ दी। आपकी हुकूमत अगर पंजाब में भी होती, खैबर पख्तूनख्वा में भी होती, आज़ाद कश्मीर में भी होती, गिलगित में भी होती, 4 जगह आपकी हुकूमतों का डंका बज रहा होता, और आप यहाँ कौमी असम्बली में बैठ के नाकों चने चुबवा रहे होते हुकूमत को। उस रोल को आपने छोड़ दिया, उस रोल को आपने छोड़ दिया। और आप कहते हैं जी कि जमहूरियत से हमने इनहराफ किया है। हमने तो नहीं इनहराफ किया, हम तो चाहते थे। और आप देखते, अगर आप असम्बली में होते तो मैं दावे से कहता हूँ कि ना कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को इस तरह के दिन देखने पड़ते, ना इस पार्टी को इस तरह के दिन देखने। ये बेहिकमती है, ये कम दानशी है। तो इसलिए जमहूरियत के ताने हमें ना दें, अपना जो किरदार है उस पर ज़रूर गौर करें। फिर ये कहा गया कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने, मैं 2 मिनट सर 3 मिनट लूँगा, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने मज़ीद ये कहा जी कि ये लोग दायमी कब्ज़े के प्रोग्राम बना रहे हैं। हम कोई दायमी कब्ज़े के नहीं बना रहे। दायमी कब्ज़े के प्रोग्राम कब बन रहे थे, कौन बना रहा था, किसके साथ मिलके बना रहा था, ये सब जानते। दायमी कब्ज़ा सिर्फ अल्लाह ताला का ही होता है, और वही दायम और कायम रहने वाला है। कोई मनसूबा बनाता है तो अल्लाह मनसूबा बनाने वाला है, वो खैरुल माकरीन है, वो सबसे बड़ा तदबीरगर है, उसके सामने कोई तदबीर नहीं चलती। आपने मनसूबे बनाए और आप कहाँ पहुँच गए। हम मनसूबे बनाएंगे तो हमारा अशर भी वही होगा। जमहूरियत को चलने दे। जमहूरियत सिर्फ हुकूमत का नाम नहीं है, जमहूरियत आपका नाम है। जमहूरियत का सबसे मजबूत पहिया होता है हिज़्ब इख्तलाफ। हिज़्ब इख्तलाफ अपना रोल ही नहीं प्ले कर रहा। जनाब चेयरमैन, आखिर में मैं 1-2 बातें, वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना चली गई हैं, मैं एक चीज़ की बड़ी तहसीन करना चाहता हूँ। चूँकि मेरी वो बरादरी रही है, वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम दिया गया है और उसके लिए 1 अरब रुपया रखा गया है, ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। वर्किंग जर्नलिस्ट बड़ी मुश्किलात में हैं, उनके लिए तनख्वाहों का उसूल भी बड़ा मुश्किल हो गया है।
गुज़ औक़ात भी बड़े, हम तो यहाँ पे 35% या 40% या 30% बढ़ा देते हैं, वो इस चीज़ से भी बेनियाज़ हैं। उनकी तनख्वाह अव्वल तो मिलती नहीं है, और अगर मिलती है तो वही मिलती है जो आज से 10 साल पहले उनकी तय हो चुकी थी। तो गवर्नमेंट को ये जो स्कीम उन्होंने दी है, मैं उसकी तहसीन करता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि सूबे जो हैं वो भी इस तरह की स्कीमों को नाफिज करें। एक इशू जो मैंने अभी वज़ीर ममलकत से डिस्कस किया है वो है रेडियो पाकिस्तान का। रेडियो पाकिस्तान दुनिया भर में कोई कमर्शियल इदारा नहीं होता है, कोई पैसे कमाने वाला इदारा नहीं होता है, ये PIA भी नहीं है, ये स्टील मिल भी नहीं। रेडियो को गवर्नमेंट फंड देती है, BBC भी गवर्नमेंट फंडिंग से चलता है, और लाइसेंस होता है। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ भी कभी रेडियो का एक लाइसेंस हुआ करता था, हमें ट्रैफिक वाले रोक के देखते थे जी कि ये लाइसेंस दिखाएं जी रेडियो का है या नहीं। अब नहीं है, अब नहीं है, और ज़रिया आमदनी सिर्फ हुकूमती मदद रह गई है। जो हुकूमत के पास वो जो एक मुहावरा होता है ना जी कि नंगी नहाएगी, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, तो ये तो हमारे ये दोस्त जो हैं ये हमें गंजा कर गए हैं। गंजी को एक एक बाल मईशत का नोच के उसे गंजी कर गए, और अब ये कहते हैं ये नहाए भी और निचोड़े भी और बाल संवारे भी और बाल बनाए भी और खूबसूरत बन के हमारे सामने आके बैठे भी। थैंक यू जी। आखिरी बात सर, रेडियो के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ख़ुद भी एक मैकेनिज़्म तजवीज़ करूँगा, लेकिन इस ऐवान के सामने मैं ये बात रख रहा हूँ कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए। आज पेंशनर्स बाहर खड़े हैं, बूढ़े पेंशनर्स जिनको कई महीनों से पेंशन नहीं मिल रही, तनख्वाहें नहीं मिल रही। ये बदहिकमती है या बद इंतज़ामी है या बदनज़मी है या फंड्स की कमी है, ये क्या है? जो भी है इस पे हमें ज़रूर गौर व फिक्र करना चाहिए, और उन लोगों की जो मज़लूम लोग हैं उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और अपने दोस्तों का भी जिन्होंने बड़े ख़ास तौर पे अबड़ो साहब का जिन्होंने बड़े तहम्मुल से मेरी बातें सुनी। थैंक यू जी। थैंक यू जी। सेनेटर निसार कोड़ो साहब